हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मैं बात करूं यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 6 तक, यूनिट 7 और 8 को मैं छोड़ सकती हूं क्योंकि वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है बच्चों, तो वो दोनों यूनिट को साइड में रखते हैं। और यूनिट 1 से और 6 तक का जितने भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं। मतलब जितने भी आप रिपीटेड पेपर्स आप देखेंगे तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ऐसा मैं 98% तक तो बोल सकती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने हैं। कई बार क्या हो सकता है कि आपका लक बहुत खराब हो तो बहुत ज्यादा हार्ड पेपर बना दे, बट जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, जहां से मैं क्वेश्चन आपको लेकर आई हूँ, उस क्वेश्चन से आपको उस जितने भी क्वेश्चन आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो मान के चलो कि आपका कम से कम अच्छा खासा परसेंटेज तो आ ही जाएगा। जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ा वो इसको पढ़ लेगा तो काफी बहुत ज्यादा इसको बेनिफिशियल होगा। बट मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों, शॉर्टकट पे मत जाया करो, आपको हर एक यूनिट को पढ़ना है। उसका भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो में, मतलब मैं लास्ट में बता दूंगी, या फिर इसका प्लेलिस्ट आपको इसी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वेरी शॉर्ट एमसीक्यू वगैरह सब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। पहला क्वेश्चन आता है स्टेट्स फजांस रूल। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, अलग अलग नेम से पूछा है। फजांस रूल को डिफाइन कीजिए, वो डिस्कस फजांस रूल, या ये बताइए कि फजांस ने क्या एक्सप्लेन किया था कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में कई बार रिपीटेड करके पूछी गई है और थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने चेंज करके भी पूछा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, चलो बताओ फजांस रूल क्या है। एक और बात बच्चों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ये यूनिट 1 का है या यूनिट 2 का है, तो मैं बता दूं यूनिट 1 से लेकर 6 तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको मिलेंगे। ओके, तो ये सब कुछ एकदम मिक्सअप है। फजांस रूल ये आपका फर्स्ट वाले यूनिट से है। कहा जाता है कि जब भी किसी, जैसे मैं आपसे कह रही हूं कि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो वैसे ही हर एक बॉन्ड परफेक्ट नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, हम लोग इससे क्या करते हैं। ये देखो साफ साफ है, यहाँ पे देखो, फजांस गेव ए नंबर ऑफ इंपेरिकल रूल्स। फजांस रूल एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ आयंस अकॉर्डिंग टू दिस केटायन एंड एनायन। उन्होंने बताया था कि कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 100% ना तो आयनिक होता है ना 100% कोवलेंट होता है। तो अगर हमें पता करना है कि कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ठीक, या हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि जितना भी कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसमें कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। तो ये हम लोग पता लगाते हैं किससे, फजांस रूल से। क्या है वो, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, हम लोग उसका चार्ज देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये के मैं समझा दूं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल बनता है वो एटम से मिलकर बनता है, तो एक एटम आपका पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला जो होगा उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं और जो निगेटिव वाला होता है उसे हम लोग एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक और बात आप इस चीज को याद रखना, जो पॉजिटिव है और जो निगेटिव एनायन है, एक बात बताइए, हम इसके साइज थोड़ी सी बड़ी बनाए, तो इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता जाता है ना, उसकी साइज बड़ी होती जाती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। मतलब शेल्स तो वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक फील्ड में ज्यादा नहीं आएगा तो दूसरे फील्ड में रहेगा, तो शेल आपको बड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाते हैं तो आपका नंबर ऑफ शेल्स तो कम नहीं, मैं कहूंगी ये बोलूंगी उनका रेडियस कम हो जाता है। ठीक, चलो दूसरी बात पे आते हैं। तो जो पॉजिटिव होता है और जो निगेटिव होता है इसे बोलते हैं कैटायन और इसे बोलते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन के पास एक पावर होता है जिसे क्या बोलते हैं, चलिए स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। एज द चार्ज इन कैटायन इंक्रीजेस पोलराइज। तो ये क्या करता है, जो कैटायन होता है वो पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइज करता है, और ये पोलराइजेबिलिटी होता है, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, मतलब किसी को पोलर बनाना। ठीक, अगर सपोज करो कि एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे बंदे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन, एक मिनट में पेन चेंज कर दो, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन थोड़ा मैं ट्विस्ट करती हूँ, इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी कोई चार्ज आ गया। अब क्या कोवलेंट बॉन्ड पूरी तरीके से कोवलेंट बॉन्ड है?
कहने का ये मतलब हमें ये पता लगाना है कि उसमें कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर या कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, ये हम लोग पता लगाते हैं क्या, फजान्स रूल से। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेटल के ऊपर चार्ज रहेगा तो वो कहीं ना कहीं पोलराइज होने की कोशिश करेगा, वो निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव के ऊपर भी चार्ज है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यही जो पोलराइजेशन और जो पोलराइजेबिलिटी होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉन्ड को, कोई भी बॉन्ड परफेक्ट नहीं होता। ऐसा मैं नहीं कह सकती ये 100% कोवेलेंट है, तो कोई भी 100% ऑनेस्ट हो सकता है 100%, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो बहुत बुरा इंसान है, क्या वो उसमें 1% भी कोई अच्छाई नहीं होगी। तो ऐसे कहा जाता है ना कहावत में कि कोई भी जितना भी बुरा इंसान है उसमें 1% अच्छाई जरूर होती है। तो वैसे ही जब कोई बहुत अच्छा इंसान है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बुराई तो रही होगी, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, चलते क्या बोल रहे हैं इसमें, चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन। इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर आपके केटायन और एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। सपोज करो आपके पास कैल्शियम 2+ है और आपके पास लिथियम A1+ है, कौन ज्यादा पोलराइज करेगा, तो आंसर है कैल्शियम, क्योंकि उसके पास 2+ चार्ज है। ठीक है, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज या जिसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो अच्छा खासा पोलराइज करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पोलराइज बिकम्स ग्रेटर एंड ग्रेटर दैट इज लार्जर द ऑन द केटायन। ठीक है, यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करके बताइए बच्चों। मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, मैं एक एक लाइन तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। दूसरी बात ये इसलिए मैं आपको ये आंसर साथ में दी हूं ताकि इसको आप पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर पे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, शादी पड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम था, वो बिल्कुल पढ़ा नहीं है, तो उसे तो थोड़ा सा कंटेंट भी चाहिए पढ़ने के लिए, तो इसीलिए मैं इसका आंसर भी यहाँ पर टाइप करवा दी हूँ, क्या कि आपको पीडीएफ फुल मिल जाए। तो आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो तो वो उसका आंसर भी देख सकता है, लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ एक ही आंसर को पढ़ के मत जाना, बहुत सारी चीजें पढ़ो, उसका एक कॉन्सेप्ट समझो। ठीक, चलो चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, साइज ऑफ एन आयन। देखो इसमें जो बातें लिखी गई है मैं इसे बस बता दे रही हूँ, आपको समझा दे रही हूँ क्या हुआ है। बोला है अगर आयंस का जो साइज है, साइज पे डिपेंड करता है कि केटायन की साइज, ये बोले हैं फजान साहब बोले हैं केटायन की साइज मस्ट बी स्मॉलर। ये एक पॉइंट याद रखना। ठीक, ये भाई एक पॉइंट याद रखो। दूसरा पॉइंट है एनायन साइज मस्ट बी लार्जर। ये बोले कि देखो केटायन की साइज छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि फजान रूल को फॉलो कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो बोले ये देखो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली होता क्या है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो H2O के पास एक पावर होता है। अब मैं इस वर्ड पे नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वर्ड थोड़ा फिजिक्स का है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसके बारे में डिटेल मत समझो उसको। ये क्या करता है, जो H2O वाटर होता है ना, ये हम लोग जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, सपोज करो NaCl है, ठीक, हमने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और वाटर क्या है, H2O, और H2O क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के पास ये एक ऐसा सॉल्वेंट है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके पास एक पावर होता है कि ये दो लोगों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देता है। यानी ये क्या कर रहा है, NaCl का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर दिया। अगर ये कम कर दिया तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दिया, मतलब ये दोनों डिक्रीज, टूट जाएंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दिया मतलब एक दूसरे से ऐसे तो चिपके थे, अब ऐसे ऐसे दूर होने लगे, तो Na+Cl अलग। इसीलिए कहा जाता है NaCl को वाटर में डालते तो वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व कैसे हुआ, Na+ और Cl- अलग हो गए, वो अलग होने का रीजन ही H2O, वो दरार पैदा कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड द आयंस मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, टेंडेंसी टू कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीज। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को जैसे मान लो कि हमें पता लगाना कि कितना आयनिक कैरेक्टर है, तो हम लोग ये चेक कर लो कि जो दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसमें से अगर एक एटम का साइज जो केटायन है उसका साइज कम है और एनायन का साइज ज्यादा है, तब तो वो कोवेलेंट रहेगा नहीं, आयनिक हो जाएगा। दूसरी बात साइज ऑफ, हाँ ये हो गया
फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? चार्ज। ये बोले हैं कि ये देखो, ये केटायन और एनायन क्या करे, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो केटायन और एनायन का दोनों का चार्ज ज्यादा है, तब भी वो क्या करेगा, आयनिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट ये मैं आपको बताई हूं कि साइज अगर केटायन का छोटा है और एनायन का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, उस वजह से भी वो कोवलेंट ना शो करके आयनिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि अगर उसी कंपाउंड को जो आप कोवलेंट बॉन्ड के से बनाए हैं, उस कंपाउंड को वाटर में अगर आप डिसॉल्व कर दिए, तब भी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायंस। केटायन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो अगर ये है ऐसा अगर हो रहा है, उसके 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, मोर इफेक्टिवली पोलराइज करेगा। ठीक, ये बात को है। देन ए केटायन विथ एक इलेक्ट्रॉन इट आउटर मोस्ट शेल डी, इट इज बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन 18। अब देखो ये बोल रहा है कि जब भी इसके किसी भी केटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये और ज्यादा पोलराइज करेगा। तो इसका मतलब ये क्या, बहुत सारे अगर आपको मैं कंपाउंड दे दूं तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें कितना आयनिक कैरेक्टर आएगा, जिसमें कितना कम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। फजांस ओरिजिनली एक्सप्रेस द रूल इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट एटॉमिक वॉल्यूम। अच्छा, एटॉमिक वॉल्यूम को भी लेकर वो बताएं, जाहिर सी बात है केटायन अगर है तो केटायन की साइज छोटी होगी, एटॉमिक वॉल्यूम कम या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, और जो निगेटिव होगा उसका होगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। इसका इंक्रीज हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। राइट ए नोट ऑन रेजोनेंस। एक काम करूं, पहले वीडियो को पॉज कर लो। आप, मैं ऐसा मानकर चलिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ा सा आपको मतलब हार्ड लग रहा होगा। आपने ये चैप्टर पढ़ा है, रेजोनेंस पढ़ा है, तो रेजोनेंस का आप खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखो, सॉल्व करो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद अपने आंसर्स को उसमें मैच कर लेना। तो ये देखो रेजोनेंस होता क्या है। अब ये देखो मैं यहाँ पे समझा दे रही रेजोनेंस, बाकी आपको सारी चीजें आपको नोट्स में, वो जितना भी पीडीएफ है उसमें आराम से आपको मिल जाएगा। आप जितना कंटेंट छापना होगा एग्जाम में छाप लेना। रेजोनेंस क्या होता है, एक्चुअली में एक तरह का ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन, या हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट। और ये मूवमेंट किसका होता है? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स? तो ये मेनली कहा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे कोई रेजोनेंस पूछे तो आप बस इतना बताना, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि क्या पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है बहुत ज्यादा। सिग्मा बॉन्ड, ये देखो एक्चुअली में, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड तो बना नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ये तो आपको भी पता है। एक आपका सिग्मा होता है, एक आपका पाई होता है। तो आपको पता है सिग्मा मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, ऐसा पता है ना। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे यहां वहां मूव करने के लिए? नहीं, ये इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। अब ये मूव कैसे करेगा, इसके अलग अलग कंडीशन है। तो रेजोनेंस, यहां पे आपको पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो हम लोग बस कंडीशन पे ध्यान देते हैं। कंडीशन इसका क्या है, वो रेजोनेंस कब होगा? तो पहला है कि उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पहला कंडीशन है कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो कॉन्जुगेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको कहीं पर सिग्मा पाई और सिग्मा बॉन्ड अगर दिख जाए तो ये आपका कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो यहां पे आपको बिना दिमाग लगाए आपको पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करना है। ओके, अभी धीरे धीरे सारी चीज समझ में आ जाएगी। सेकंड आपका है, कहीं पर आपका सिग्मा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर आपका डबल बॉन्ड है, और कहीं पे आपका नॉन बॉन्डिंग है, या इसको मैं ऐसे कहूं लोन पेयर। अभी मैं सारे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक, ओके, ये भी सही है। अब यहां पे आपको ये देखो, कहीं पर आपका क्या है, सिग्मा पाई लोन पेयर हो गया। अच्छा, कहीं पर आपका पाई है, सिग्मा है, और नहीं ऐसे ऐसे देखो, सिग्मा है, लोन पेयर है, फिर आपका क्या है, पाई है। इस तरीके का कॉन्जुगेशन आपको मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूं। ये आपका क्या है, बेंजीन है ना। अच्छा, तो बेंजीन में आप मुझे बताओ, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है
और ये आपका पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है ये पाई है, ये सिग्मा है ये पाई है ना। हालांकि इसमें भी सिग्मा है लेकिन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या ये यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव करेगा तो यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, होता है ना। और इसी में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला आया। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। पहले भी 6 कार्बन थे, अब भी 6 कार्बन, जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन, पाई इलेक्ट्रॉन 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन 3 है, बस पोजीशन चेंज हो गया। तो इसे ही रेजोनेंस कहा जाता है। रेजोनेंस सिर्फ इतना है कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वही आपका रेजोनेंस होता है। आपको बस एक कंडीशन याद रखना है। चलो ठीक है, कोई दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं। एक आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें मैं आपको दे रही हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अब यहां पे देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर। ध्यान से इसको देखो, क्या इन सब के बीच में ट्रांजिशन हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि मैम इसके लिए मुझे कंडीशन याद करने का, सिग्मा पाई सिग्मा। देखो ये क्या है, वो किसी अदर पेन से बनता है। ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका पाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। एक तरफ ये है सिग्मा पाई और एक सिग्मा, मतलब ये ट्रांजिशन भी हो सकता है। और सिग्मा पाई, अच्छा हाँ एक और बात, सिग्मा पाई सिग्मा फिर पाई होना चाहिए। तो देखो सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ देखो ये सिग्मा है ये पाई है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रेजोनेंस हो सकता है। ध्यान से इसको देखो, ये वाला पार्ट ध्यान से, ये देखो पाई है सिग्मा है लोन पेयर है सिग्मा है पाई है, मतलब कंटिन्यूस में रेजोनेंस हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसमें होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड हो गए। तो आपको पता है कार्बन कभी भी ऐसा नहीं करेगा, तो बोलेगा ऑक्सीजन भाई एक काम करो, एक बॉन्ड हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी है। तो ये क्या करेगा, CH3C, यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया, तो ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद का है। तो जो किसी और का इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, चोरी करके लाता है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। निगेटिव चार्ज ये बता रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, कार्बन का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया कार्बन, और यहाँ पे क्या देखो, ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही है यहाँ पे ये, ठीक है। और ये देखो ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए, सैक्रिफाइस कर दिया, तो भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। एक कंडीशन और हो सकता है, ये ना देकर हो सकता है कि ये दे दे, ये यहां भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, और ये ऐसे हो सकता है। तो एक यहां पे ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव एंड ये CH3, होगा कि नहीं, सेम स्ट्रक्चर है। अभी देखो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है, यानी यहाँ पे इसके 1 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं रेजोनेंस के। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। ऐसे ही आपको एग्जाम्स में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, बस आपको ये कंडीशन याद रखना। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये देखो क्या क्या पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है रेजोनेंस पे, व्हाट आर द कंडीशंस पूछ सकता है रेजोनेंस पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस और टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन ये देखो अलग होता है, ये देखो यहाँ पे इसी में बता दी हूँ। टॉटोमराइजेशन होता है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ में आ गया। अब ये देखो टॉटोमराइजेशन, कौन से एग्जांपल लूं, चलो अच्छा ये क्या देख लो। अगर मान लो एक OH है और दूसरा OH है, CH3 है, ठीक, तो यहां से मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, एक मिनट यहाँ पे मुझे एग्जांपल दिख जाएगा, ये देखो, ठीक है। द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये देखो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो भाई यहाँ पे ये यहां जा सकता है, ये यहां जा सकता है, अभी हमको उसको डिस्कस कर लेंगे। यहां जा सकता है मतलब यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी रेजोनेंस हो रहा है। इसको और किस फॉर्म में पूछ सकता है, एक्सप्लेन रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस करने में जितनी एनर्जी लगती है वही इसका क्या है, रेजोनेंस एनर्जी होता है। अब ये देखो ये ऐसे था, इसको हम लोग ऐसे बना दिए,
तो अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, अच्छा एक काम किया ना, इसको यहां से बाइंडिंग कर दिया। देखो ध्यान देखो, अकॉर्डिंग टू एवर प्रेजेंटेशन बेंजीन शुड कंटेन टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है जिसका बॉन्ड लेंथ क्या है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सिंगल सिंगल बॉन्ड का इतना एंगस्ट्रॉम है और डबल डबल बॉन्ड का इतना। ये देखो ये कम क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड लेंथ, ये फॉर्मूला कहीं लिख लेना, जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल बॉन्ड्स के। ठीक, मल्टीपल बॉन्ड्स, इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल में कम होगा। ठीक, यहां पे देखो, बट एक्सपेरिमेंटली द लेंथ ऑफ कार्बन, ऐसा तो देखा जाना चाहिए। अच्छा मेरी बात को ध्यान सुनो, ये सारी जगह कार्बन है, ठीक, ऐसा होना चाहिए कि देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, यहां का बोला है वेवलेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वेवलेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है ना, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, पर एक्चुअली में जब बेंजीन का एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ये तो होता ही नहीं है। एक्चुअली में बेंजीन का यही एंगस्ट्रॉम हर जगह होता है, हर कार्बन का होता है। तो दिक्कत की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। अगर ये सबका हो रहा है मींस क्या है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है ना, इतना तेजी से यहां वहां मूव कर रहा है, मतलब ये यहां से यहां जा रहा है, ये यहां से यहां, ये यहां से। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो पेन से ड्रॉ करके, एक्चुअली में ये एकदम 0.01 सेकंड में काम करता है, इतना तेजी से होता है। तो हम जब डिटरमाइन करने जाते हैं ना तो उसका एक जैसा आंसर आता है। जैसे सपोज करो एक इंसान यहां है, एक इंसान यहां है, ठीक, और ये दोनों आपस में लाइट की स्पीड से एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आप इसका और इसका पोजीशन बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि अरे ये तो अभी भी यही था, पहले भी यही है, पर एक्चुअली में उसने अपना पोजीशन चेंज किया। बात समझ में आ रही है? सेम चीज यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। ओके, ओके, हाँ, तो यही बात मैं आपसे कह रही थी कि इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ओ कार्बन का जो ये बेंजीन वाला जो कार्बन है ना, वो सारे कार्बन एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि हम उसको पता ही नहीं लगा पाए, उसका बॉन्ड लेंथ तो बराबर आ रहा है। इसी से हमें पता चला ओ रेजोनेंस नाम की भी कोई एक चीज होती है। तो इसे स्टार्टिंग में कैलकुलस स्ट्रक्चर कहा गया, बाद में पता चला तो बोला गया कि नहीं, एक्चुअली में बेंजीन को हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, बेंजीन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव कर रहा है तो बेंजीन को इसीलिए ऐसे बनाया जाता है। अब समझ में आया कि रिंग क्यों बनाते हैं? तो बेंजीन में अगर आप रिंग भूल गए तो आपका मार्क्स कट होगा। और यही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है, इसको क्या बोला जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यही कैनोनिकल जो स्ट्रक्चर्स है, इसके बीच में जो मतलब ये जो होने में जितनी एनर्जी लग रही है वही आपका रेजोनेंस एनर्जी होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से उसको आराम से बैठ के पढ़ लेना। इसमें देखो सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाना, बॉन्ड लेंथ तो कहीं पे सिग्मा है कहीं पे पाई बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आना चाहिए था, पर बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज कर गया, बराबर आने लगा। द बॉन्ड लेंथ इन रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लेस देन, जितना आना चाहिए था 50, मान के चलो 50, उससे कम आ गया, 30 के आसपास आ गया। ठीक, रेजोनेंस एनर्जी, ये देखो, द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखा गया इन सब का एनर्जी लिया गया, इसका एनर्जी और एक अकेले का एनर्जी, इन सब का टोटल करने के बावजूद इसकी एनर्जी सबसे कम थी। आपको पता है जितना एनर्जी ज्यादा उतना कम स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए मुझे एनर्जी कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन इन सब में स्टेबल है या इसमें स्टेबल है? इसमें स्टेबल है। वो बात समझ में आ गई? तो यही आपका क्या है, बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, डिफरेंस इन रेजोनेंट टॉटोमराइजेशन, अब ध्यान से इसको समझो। रेजोनेंस इज एन इमेजिनेशन,
एक्चुअली में हम लोग ये सब इमेजिन कर रहे हैं, आपको एकदम दिखता हुआ दिखेगा नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, आपको ये कभी नहीं दिखेगा, इनफैक्ट किसी भी रिएक्शन में नहीं दिखेगा। हम लोग ये इमेजिन करें कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक। टॉटोमराइजेशन इज रियलिटी। जो टॉटोमराइजेशन है ये रियलिटी में होता है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। In resonant canonical forms have no existence while tautomers do exist। ये exist करता है इक्विलिब्रियम पे, ये exist नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो आपका रेजोनेंस है, ये देखो क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक। ओके एक सेकेंड, कार्बन सिग्मा, अच्छा ये कार्बन होना चाहिए ना, एक बीच में कार्बन होना चाहिए, ठीक है, वहां गलती से हो गया। अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड यहां लिया है, ये अपना बॉन्ड यहां दिया है, ठीक है। ये लोन पेयर गया है, इसको बॉन्ड दे दिया, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से ये देखो एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, ये अपना ये बॉन्ड अपना क्या ले ले और ये बॉन्ड यहां दी क्या दे दे, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो टॉटोमराइजेशन क्या है, हम लोग इसको SCN लिख रहे हैं, ठीक। और इसी को हम लोग इसको डबल बॉन्ड ना करके डबल बॉन्ड नाइट्रोजन करके N के पास इसका एक बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर दिए, तो भाई नाइट्रोजन के पास एक कमी हो गया, तो नाइट्रोजन पूरा देखो भाई हम एक बॉन्ड तो ब्रेक करेंगे पर मुझे बदले में कोई बॉन्ड बनाने वाला चाहिए, तो कार्बन बोलेगा ठीक है भाई एक बॉन्ड कम कर दो और हम अपना एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन को तुम्हारे पास भेज दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो मूवमेंट होता है वो क्या है, टॉटोमराइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया रेजोनेंस क्या है, टॉटोमराइजेशन क्या है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लैटिस एनर्जी। बस सिंपल सा है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब भी किसी आयनिक सॉल्ट को या आयनिक कंपाउंड को, ऐसे समझो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं, या जितनी एनर्जी उसमें कंज्यूम होगी उसको डिसोसिएट होने में, तो वो आपका लैटिस एनर्जी होगा। दोनों भाषा में कह सकते हैं, इसको देखो इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड। आपको पता है जब भी कॉपी में कहीं लिख लो, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक। तो जब भी बॉन्ड आपका फॉर्म होगा तो M+, इसको कैटायन कहा गया, एनायन को X- कहा गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ है, गेट टुगेदर हुए, ठीक। इनफाइनाइट डिस्टेंस टू फॉर्म ए 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल ऑफ क्रिस्टल सॉलिड को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ये देखो M और X आया, MX बन गया, एनर्जी रिलीज हुई, यही आपका क्या है, लैटिस एनर्जी। एक बात याद रखना, सॉलिड क्रिस्टल लिखना जरूरी है, वो लिखना मत भूलना। ओके चलते हैं आगे। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द, हम इसी को उल्टा कर देते हैं कि 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल को डिसोसिएट करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही उसकी क्या है, लैटिस एनर्जी। क्लियर है। अब ये देखो ये लैटिस एनर्जी जो है, 1 मिनट रुक जाना, खांसी बहुत आ रहा है। सॉरी बच्चों, थोड़ा मुझे कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है ठंड की वजह से, इसके लिए दिल से आपको सॉरी मांगती हूँ, ठीक है। ओके चलो क्या बोल रहा है इसमें कि सेम है, जब आपको एक 1 सॉलिड क्रिस्टल को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है,
तो उसे लैटिस एनर्जी बोलेंगे। वही बात तो हम लोग जस्ट अपोजिट भी तो बोल सकते हैं कि वन क्रिस्टल आयनिक सॉलिड को डिसोसिएट करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, याद रखना, बॉन्ड जब भी बनता है एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड जब भी टूटता है तो हमें उसे एनर्जी देती, अपने आप थोड़ी ना कोई टूटेगा, उसे एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके वो टूटेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब दिक्कत की बात यह है कि आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग को पढ़ाया जाता है बॉर्न हेबर साइकिल, जो कैलकुलेट करता है लैटिस एनर्जी को। हाँ, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल में। तो उसमें कुछ नहीं है, बॉन्ड हेबर साइकिल में हम लोग को करना क्या होता है, एक तरफ आपका ये देखो अलग अलग टाइप का है, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका लैटिस एनर्जी ये है। इसका डाटा चाहो तो याद कर लो, हालांकि मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ याद करने की जरूरत नहीं है, आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। ठीक, जो जितना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉलिड होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा। ओके, बॉर्न हेबर साइकिल में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हमको सपोज करो मुझे NaCl बनाना है, ठीक, तो मैं आपके साइड में एक जगह बना देती हूँ। मुझे सपोज करो Na प्लस गैसेस स्टेट में, Cl माइनस गैसेस स्टेट में मुझे चाहिए, तब जाके मैं NaCl सॉलिड स्टेट में बनाऊंगी। ओके, ये मुझे चाहिए। तो मुझे पहले Na जो सॉलिड में होता है उसको पहले मुझे Na गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है, बच्चा बच्चा ही बात जानता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, सब्लिमेशन एनर्जी। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, बॉर्न हेबर साइकिल, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर है? मुझे Na पर यहां तो प्लस है, यहां तो गैसेस है, इसका मतलब मुझे Na से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं Na से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दी तो बन गया Na प्लस गैसियस स्टेट में। क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं? बिल्कुल सही, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, खांसी को मेरे इग्नोर करें, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट तो मिल गया, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट मिल गया। अब मुझे चाहिए Cl, तो आपको पता है कि Cl2 के फॉर्म में रहता है, ठीक, तो मुझे इसको Cl के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है अटोमाइजेशन। अटोमाइजेशन क्या होता है, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर देगा। अटोमाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी इसको देंगे तो ये मॉलिक्यूल से एटम में आ जाएगा, गैस, और ये भी आपका गैस। पर मुझे Cl को तो Cl माइनस करना है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? ओके, तो यहां पे हो गया Cl माइनस, बस इन दोनों को कंबाइन कर लो, NaCl बन गया। तो यही पूरा साइकिल क्या कहलाता है, NaCl का बॉर्न हेबर साइकिल। ये देखो साफ साफ यहाँ पे दिया गया है, आप इसी चीज को मैं अकेले में बताइए, मतलब वो पीछे बताइए। ओके, ये फॉर्मेशन का पूरा डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके, हालांकि अगर आपको एग्जाम में देगा तब कैलकुलेट करना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, माय फेवरेट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, जिससे आपको एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है। ये तो गिने चुने आपके एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, इसका मैं बहुत सारे ट्रिक बताई हूँ, वो याद कर लेना। तो इसका मैं पहले ट्रिक ही बता देती हूँ, क्या कहा है, एक्सप्लेन करना है VCPR थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहा जाता है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये सारा पूरा डाटा इस पे लिखा हुआ है। उन्होंने ये देखो, हुआ क्या, जब कोई भी एटम है उसके पास सपोज करो वो बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड बना रहा है तो जितना वो बॉन्ड बनाता है उसका कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन आता है और कुछ उसकी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होती है। यहां तक तो सही था, लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे सपोज करो ये वाला CH4, ठीक है, इसने बॉन्ड बनाया तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, पहले ये देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक, और क्या हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब ये मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और क्या, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज कितना है उसको प्लस कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ओके, इससे हम लोग वो करेंगे। चलो बता दो, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सबको ही जानता है, 4 होता है। इसके पास कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं है, कोई ना पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, छोड़ दो। इसके पास मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम में आपका हाइड्रोजन भी आता है, तो कितना है हाइड्रोजन? 4 है, तो हो गया 4, हाफ इंटू 8 इक्वल टू 4। और यहां ये देखो Z की वैल्यू अगर 2 आती है तो होता है sp, 3 आती है तो होता है sp2, 4 आती है तो होता है sp3, 5 आती। इसका मेरे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो भी होगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा sp3d, 6 अगर आएगा तो sp3d2। ठीक, तो आपका क्या आया? आपका तो 4 आया है, मतलब ये हो गया sp3, और इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, ये इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसका होता है टेट्राहेड्रल, इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी इसका टेट्राहेड्रल, इसका होता है टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, यानी कार्बन यहां रहेगा और ऐसे 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 हाइड्रोजन। इसकी ज्योमेट्री तो हम लोग फटाफट बता लिए, पर कई बार होता है अगर आप CH4 की जगह अगर आप यहाँ पे NH3 को ले लो, यहां पर एक काम करो NH3 को ले लो, तो आप इसका कैलकुलेट करेंगे, Z की वैल्यू 4 आएगा, तो आप बोलेंगे कि मैम वाओ अच्छी बात है, मतलब इसका भी तो टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसमें दिक्कत क्या आ जाता है? इसके पास दिक्कत ये आता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ पिरामिडल जैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता। क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं भाई, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा वो तो टेट्राहेड्रल होगा। तो यही आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी कहता है। VCPR थ्योरी ये बोलता है कि देखो भाई, जब तक एटम के पास लोन पेयर नहीं है तब तक वो इस रूल को फॉलो करेगा। जैसे ही उसके पास लोन पेयर आ गया, उसका जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगा, आपको लगेगा ये पर होगा कुछ और। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपके पास बॉन्ड पेयर हो तो उसका जो रिपल्शन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और लोन पेयर से। तो ये देखो लोन पेयर आ गया, सपोज करो H2O, अरे भाई यहां पे तो अच्छा खासा रिपल्शन होगा। ये देखो लोन पेयर है, आपको लग रहा है ये पास है, पर एक्चुअली में ये कुछ ऐसे है। एक लोन पेयर ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, पर ये एक्चुअली में ऐसे है। ठीक, ऐसे आपके सामने 3D में, तो भाई 3D में तो हम लोग दिखा नहीं सकते, इसलिए वो ऐसे दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है ये दोनों बहुत पास है, पर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजिशन में 120 डिग्री का एंगल है, ऐसे है। ठीक, ऐसे एंगल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VCPR थ्योरी इसे ही कहा जाता है कि ये देखो वैलेंस शेल में अगर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आप उसको ध्यान से बनाना, और उसका जो स्ट्रक्चर आता है वो अलग आता है। वो क्या आता है, इसके लिए आपको ये पूरा बना हुआ है। अब इसमें देखो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या था, आपके क्वेश्चन में पूछा था NH3 का बता दो, ClF3 का बता दो एंड SF4 का। तो एक काम करते इसी जगह बनाते हैं, NH3 का तो 4 आ गया, ClF3, इसकी भी Z की वैल्यू निकाल दो। तो पता है आपको Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, Cl का ही हम लोग निकालेंगे क्योंकि यही आपका अकेला है। ठीक, इसके पास कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज? 0। अब इसके पास मोनोवैलेंट एटम कितना है? फ्लोरीन, यहाँ पे कितना है? 3, तो इसका आ गया Z इक्वल टू हाफ 10 5 आ गया, 5 यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा Cl, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। पर आप सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पे तो 5 बॉन्ड है और हमारे पास फ्लोरीन तो 3 है, तो मैं कहाँ रखूं? तो एक काम करते हैं ना, फ्लोरीन को आप बस यहां रखो, एक फ्लोरीन को यहां रख दो, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका टी शेप। कौन सा शेप हो गया? इसको बोलते हैं टी शेप।
तो आप बोलोगे कि मैम ये दोनों बॉन्ड पे कौन रहेगा, अरे भाई Cl के पास लोन पेयर बचा है तो ये दोनों इसके लोन पेयर हो गए। ठीक, ये आपका वो टी शेप हो गया। और कौन सा है, SF4 है ना, SF4 का Z का वैल्यू निकालो तो हो जाएगा हाफ, S का हो जाएगा 6, 4, इसका भी वही आएगा 10 आएगा, मतलब Z इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अब तो आपके पास 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन है तो कुछ इसके पास 2 लोन पेयर है कि 1 लोन पेयर, सी शॉ शेप बन जाएगा ना इसका। ऑक्सीजन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, फ्लोरीन है 4, नंबर ऑफ लोन पेयर ये निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ये निकालने के लिए Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो Z क्या है 5 है, सराउंडिंग एटम कितना 4 है, तो एक ही लोन पेयर है। अच्छा हाँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, ये कुछ ऐसा शेप हो जाएगा जिसको बोलते हैं सी शॉ शेप, सी सॉ शेप। ठीक, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये देखो sp3 SF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, सी शॉ शेप। सी शॉ आप लोग देखे होंगे, झूले भी होंगे उस पे, सी शॉ शेप। इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल। अब सोच लो इसका आना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल, क्योंकि Z की वैल्यू 4 आई है, Z की वैल्यू 5 आई है, तो इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था, पर आ गया ये। इसका देखो, इसका भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था, पर ये कैसा आ गया, ClF3, इसका टी शेप आएगा, टी शेप। ठीक, ओके, यहां पर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं सेम क्वेश्चन आपको पीछे बताई हूं, बहुत ज्यादा अब बार बार नहीं बताऊंगी, सेम क्वेश्चन है, Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको अलग अलग मेथड से पूछा गया है, SP SP2 SP3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैसे ही आप इसको कर दो। PCl5 का पूछा गया तो वैसे ही ये Z की वैल्यू निकाल दो, Z की वैल्यू हाफ, इसका आ जाएगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 10 आ गया, 10 इंटू 10, ये 5 हो गया, 5 आ गया, यानी इसका हो जाएगा sp3d2। अब फास्फोरस को बीच में रखो तो इसका देखो 5 क्लोरीन तो है, सबको लगा दो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक, और इन सब का जो पूछा गया वो हाइब्रिडाइजेशन आप खुद से खुद से ट्राई करेंगे। सेम मैं पीछे आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बताई हूं, आप एक एक क्वेश्चन को लो, ट्राई करो। देखो बच्चों, टीचर का काम इतना है कि उसको मार्गदर्शन देना, मैं आपको वो बता दे रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगी बच्चों, मेरा एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका है। जब तक आप उस पर हार्ड वर्क करेंगे, आप टीचर को ब्लेम करेंगे कि भाई टीचर थोड़ा सा बताई, पूरा आंसर नहीं बताई, तो उसमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद पे उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जस्ट अभी पीछे है, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसका शेप देखो क्या क्या आ रहा है, बस आराम से उसको कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब ऐसे आप सोचेंगे तो पूरा टाइम भी चला जाएगा, आपको क्वेश्चन भी कुछ अटेम्प्ट नहीं कर, मैं सिर्फ इतना आपको सिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। या देखो ये सारे क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, जब भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से क्वेश्चन पूछे, सिंपल सा बात है। अब मेरी बात को ध्यान से ये सुनो, एक आपको डायग्राम ये दिख रहा है, ये दोनों अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए और 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए, जो 14 इलेक्ट्रॉन से कम है और जो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अब कैसे मैं बात कर रही हूं, जैसे O2 की मैं बात कर रही हूं, तो O2 में ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 ऑक्सीजन का 16 हो गया ना, इसके पास 16, मतलब आपको ये वाला रूल लगाना है। ठीक, मैं नाइट्रोजन की बात करूंगी तो 14 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये वाला रूल लगाना है। मैं कार्बन की बात करूंगी तो 12 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब ये वाला रूल लगाना है। ध्यान रखना दोनों रूल अलग अलग है। दोनों रूल में आपको करना क्या है, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम बनेगा दोनों में। बस क्या करना, ये भी आपको ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ये भी आपका वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये भी आपका सेम और ये भी आपका सेम रहेगा, चाहे वो 14 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए हो या 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले के लिए हो। बस आपको
जब आपको 15, 16, 17 ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको दिखे, बस इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना, सिंपल। ठीक, समझ में आ गया इसी क्वेश्चन को? तो ऐसे आप N2 और O2 के लिए निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, ये आपका वन, ये देखो ये 1s है तो ये भी 1s, ये कौन सा हो गया, ये नाइट्रोजन, क्योंकि N2 है ना, N2 है तो N2 में एक नाइट्रोजन यहां, एक नाइट्रोजन यहां, वो बात समझ में आ गया? ठीक, तो नाइट्रोजन का जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसका 7 होता है, तो क्या होता है 1s2, 2s2, 2p3, यही होता है। ये देखो 1s, 2s, 2p3, तो 1s2 है, 2s2 है और 2p3 है, भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो है। ये एक वाले नाइट्रोजन का तो दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। अब देखो बीच में आपको क्या करना है, सिग्मा 1s, तो भाई ऊपर वाला जो नीचे वाला ऑर्बिटल होता है ना, वो आपका होता है बॉन्डिंग, ये वाला क्या होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको शॉर्ट में लिखो BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाला होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, ABMO। ये जितने भी होते हैं ना बच्चों, जो स्टार बना हुआ है, स्टार आपको बता रहे हैं कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक, तो ये आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब देखो ये दोनों आपके बॉन्डिंग में आएंगे, बॉन्डिंग है, और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, बस भरते चले जाओ, 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे। पहले इसमें भरना, इन दोनों में बराबर की तरह से भरना। सपोज करो आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तब तो ये रूल तो फॉलो नहीं होगा, यहां तक तो फॉलो होगा, यहां पे फॉलो नहीं होगा। तब आपका क्या बन जाएगा, तब आपका ये बन जाएगा, ये वाला। अच्छा नहीं बना है क्या? तब आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसी सेम बनाएंगे, दो, ये वाला तो आपका सेम बनेगा, ये वाला भी आपका सेम बनेगा, बस ये वाला आपका चेंज हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ये मैं 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, अगर मान लो 15 आ गया, 16 आ गया, तो सपोज करो 16 इलेक्ट्रॉन आ गया, O2 का हम लोग कर रहे हैं, तो बस भर दो 1, 2, 4, 6, 8, 10, अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 भरना, 15, 16 भरना है, तो ऐसे ऐसे भरना। ठीक है, अब देखो एक और बात, यहां से आपको एक चीज पता चलेगा, सारे इलेक्ट्रॉन अगर आपको पेयर में दिख गए, सारे पेयर में, ऑल पेयर, तो वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक, और एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल दिख गया, अनपेयर, एक भी अनपेयर दिख गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। चलो जल्दी से बता दो, ये वाला क्या हो जाएगा, बताओ। ये वाला दोनों अनपेयर दिख गया, तो भाई ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। आप इससे ये भी बता सकते हैं, बस यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, इसको अच्छे से नोट्स में जब भी आप इसको पढ़ना, वो पढ़ाई करना, तो पहली बात जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किया करो, उसके लिए अलग कॉपी बना लिया करो, वो ताकि आप जितने क्वेश्चंस करें वो सारे एक जगह पे हो। ओके, चले आगे। ओके, चलते नेक्स्ट, एक मिनट। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो सिंपल सा क्या है, जब भी किसी एटम से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो उसमें जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सपोज करो ये कोई गैसियस एटम है, इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक, इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग, तो ये डिपेंड करता है किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। चार्ज ज्यादा होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब सपोज करो एक एटम ये है और एक एटम आपका ये है, बताओ ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा, क्योंकि भाई छोटा, पॉजिटिव और निगेटिव पास पास है, अच्छा खासा बॉन्डिंग बना है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकालना में टफ हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन तो दूर है इससे। तो लास्ट वाला एटम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान रखना, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी ना, इसमें कम एनर्जी लगेगी, 50 जूल, 60 जूल, इसमें 120 जूल, क्योंकि भाई इसका एनर्जी मुझे टाइम लग रहा है निकालने में। क्लियर है? ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, अब ध्यान से देखो, एटम के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एकदम धक्का मुक्की करते हैं, रिपल्शन करते हैं, जिस वजह से अगर वो अंदर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है ना, तो इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, तब इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा।
आप बोले कि मैम ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करे। ठीक, यही बात है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, जिस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। तो जब भी आपसे कोई बोले कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसी का बढ़ रहा है, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक, चलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ। आपको पता है आपका कोई इलेक्ट्रॉन एक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, चलो बता दो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? तो आप बोलेंगे कि मैम कोई f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहां से ये निकालना इजी हो जाएगा, s में बहुत टाइम लगेगा, लगेगा ना? सेम चीज। चलो चलते हैं नेक्स्ट। स्टेबल, सपोज करो किसी के पास पूरा 18 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये सब इलेक्ट्रॉन देंगे? जो स्टेबल है वो अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ आपके पास गवर्नमेंट जॉब आ गया, अच्छी खासी गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, मैं बोलेगी ये सब छोड़ दो और तुम साधु बन जाओ, या कुछ एक काम करो कि आप फिर से प्राइवेट जॉब करो, आप कभी नहीं करेंगे, हम तो स्टेबल है, हम क्यों करें? सेम चीज वैसे कोई भी अगर एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन छीन के लेके चला जाए। तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई स्टेबल है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगा, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा मतलब करतूत लगाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, ओके, यही सारी चीजें हैं। अब इसका ट्रेंड देख लो कि पीरियोडिक टेबल में सोचो, आपको पता है लेफ्ट टू हम राइट जाते हैं, ध्यान रखना ये आपका पीरियोडिक के टेबल है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए साइज कम होता है, और अप टू डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ता है। चलो बता दो, साइज छोटा हो रहा है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा या टफ होगा? सोच के बताओ। तो आपका आंसर होगा कि मैम टफ होगा, क्योंकि भाई साइज इतनी छोटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा खासा तगड़ा लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पे क्या होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यहां पे क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि साइज बड़ी है, कहेगा लाइव हम न्यूक्लियस यहां है, इलेक्ट्रॉन वहां है, तो आराम से कोई निकाल के लेके चला जाएगा। ठीक, यही बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट आपका है 8 के क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सिंपल सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जब भी कोई शेयर पेयर वाले, सपोज करो ये कोई एटम है ए, ये बी है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ए क्या है ना, ए बी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ कोई पार्टनरशिप करें और आपका दोस्त बहुत ज्यादा रिच है, आप उतने रिच नहीं है, आप मिडिल क्लास है, तो कहीं ना कहीं वो अपने धौस दिखाएगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, ये वो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें दब के रहेंगे। अगर आप दोनों की इक्वल साइज है, मतलब इक्वल पावर है आप लोगों के पास, तो कोई दबेगा नहीं। लेकिन अगर एक बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रांग है ना, तो वो आपको दबाएगा। ठीक है, सेम वही बात है, जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसमें से अगर एक एटम स्ट्रांग है तो वो दूसरे एटम को शेयर पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यह अट्रैक्शन की पावर कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको डिटरमाइन हम लोग करते हैं अलग अलग फैक्टर से। ठीक, अब एक बात बताओ, किसी के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो बताओ इसकी साइज ऐसी है और इसकी साइज इतनी बड़ी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? आपको पता है भाई इसका साइज छोटा है तो ये न्यूक्लियस आराम से इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला साइज करे भी इसको काफी दूर पड़ रहा है। ठीक, ये बात है, न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो भी उसका बढ़ता रहेगा। ये सारी चीजें तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, मूलिकन स्केल से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। जैसे मैं आपको पता नहीं लगा सकती कि आप कितने ज्यादा पढ़ने में तेज हैं, इंटेलिजेंट कितने हैं, आईक्यू लेवल होता है ना वो सबका, उससे पता लगाया जा सकता है कि कौन कितना ज्यादा, किसका दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप है। चलो, अलरेट रोचो स्केल भी है, जिससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है। ओके, ये सारा स्केल है। अब आ जाओ हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बहुत इजी है। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है जैसे रेजोनेंस नहीं होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ट्रांजिशन, रेजोनेंस, वैसे ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मैं आपको बताइए सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, लेकिन कुछ केसों में करता है। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तब इसे क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, अब इसका एग्जांपल ये देख लो, मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं खुद से एक बताती हूँ। सपोज करो आपके पास ये CH3 है और ये आपका CH2 प्लस है बेचारा, इसके पास इसका एक हाइड्रोजन कोई लेकर भाग गया। ठीक, तो इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास एक p ऑर्बिटल है जो कि बहुत खाली है, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज आया है। तो आपको पता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2। ये क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक। जैसे ही डोनेट करा तो H यहां चला गया, इसको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि भाई मेरे साथ, अब आपके दोस्त के पास पैसे नहीं है तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, भले आप उसकी मदद करो या ना करो। ये बोलने से ही उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम चीज ये कार्बन क्या कर रहा है, इस जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। जैसे ही वो डोनेट किया, क्या देखो ये यहां चला गया, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस, ये यहां से भाई ये तो निकल गया, ये निकल गया तो CH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया, अब ये यहां चला गया। तो ऐसे ही आपका मूवमेंट होता रहता है, इसे क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? ओके, ये सारे स्ट्रक्चर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10th ऑर्गेनिक्स, बट ये ही आपका sp sp2 sp3 है। ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हर बार आपसे एग्जाम में आता है। अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आने चाहिए, थोड़े इजी भी रखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि जब भी कोई हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में और हाइड्रोजन में जब बॉन्डिंग होती है तो बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक होते हैं इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे बोलते हैं? जैसे सपोज करो ये एक देखो HF ये मॉलिक्यूल है, एक HF मॉलिक्यूल है, ठीक, ये मॉलिक्यूल, दो सेम मॉलिक्यूल हो या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे? अरे भाई फ्लोरीन है, हाइड्रोजन बनेगा। अब एक काम करते हैं ना, एक ये मॉलिक्यूल लेते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे N2O लेते हैं। अब देखो यहां पर भी क्या होगा, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़। ये आपका सपोज करो OH है और ये आपके पास O निगेटिव है और ये O है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, बस हमको यही तो चाहिए था। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, सिंपल सी बात है, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो बोलेंगे क्या, इंट्रा होगा ना, हाँ, इंट्रा हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्डिंग। अगर एक अलग मॉलिक्यूल के अंदर है, दो अलग अलग या दो सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो बोलेंगे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल है, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। अब ये देखो SN1 SN2 रिएक्शन क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा दे रही हूँ, और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जब भी आपका CH3 OH, ठीक, ऐसा है, या इसको Br कर दो, Br, बाहर से कोई इनकमिंग ग्रुप आ रहा है, ठीक, इसको रिप्लेस कर दिया और बना दिया क्या, अल्कोहल, CH3 का थ्राइस कर दो और अल्कोहल बना दिया। तो ये जो हुआ ये SN1 और SN2 रिएक्शन से होता है। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, पहले जाएगा नहीं, पहले इसको हटाएगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में ये जाएगा उसको अटैक करेगा। तो SN1 आपका होता है 2 स्टेप में, एकदम अपोजिट होता है, और SN2 आपका होता है 1 स्टेप में, ठीक, ओके। ये सारी चीजें आप क्लास में भी पढ़े हैं, बस ये देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। SN1 रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, और SN2 रिएक्शन एक ही बार में रिएक्शन हो जाएगा। ओके, चले आगे। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिया गया है, सारी चीजें, EZ कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल। अब देखो ज्योमेट्रिकल में क्या हो जाता है, E और Z का ना, तो इसका मतलब कहां पे गया, सिस और ट्रांस आप पढ़े हैं ना, सिस और ट्रांस क्या होता है, सिस जो सेम साइड होते हैं और ट्रांस आपका डिफरेंट साइड। अभी मैं एक एग्जांपल से थ्रू आपको बता रही हूँ। क्रॉस एक न्यू सिस्टम है जो मेरा EZ, दिस सिस्टम बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ओके, एक एग्जांपल ये बताती हूँ। ये सपोज करो आपके पास ये कुछ ऐसा है, A B B। अब देखो ये दोनों ग्रुप
एक साथ, ये दोनों ग्रुप ए साथ, इसको सिस बोलेंगे। इसको सिस बोलो या जेड बोलो, बात एक ही है। अब इसी को मैं क्या कर रही हूं ना, इसी को मैं कुछ ऐसे बनाऊंगी, ए बी बी ए। अब देखो ये ए एक साइड और ये बी बी एक साइड, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो गया ट्रांस। तो इस ट्रांस को आपको याद आ गया होगा आइसोमर, तो ट्रांस वाले को हम लोग क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ये देखो सेम ग्रुप सेम साइड, तो उसको सिस बोलेंगे। सिस को हम लोग सिस नहीं लिखेंगे, जेड लिखेंगे। सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, मतलब एक वहां है तो एक यहाँ है, तो इसको ई लिख देंगे। ठीक, यही आपका इजेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका बताओ, अब देखो, अब इसमें कहेंगे कि मैम सिस और इसमें कैसे ट्रांस बताया, कोई बात नहीं, इन दोनों को मैं, ये देखो इस कार्बन पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक क्या नंबर है, 7। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। इस कार्बन पे चेक करो, इसको ब्रोमीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, मतलब ये क्या हो गया, जेड, क्योंकि सिस हो गया ना। इसी तरीके से इसको चेक कर लो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे। अब देखो फर्स्ट और फर्स्ट हो गया तो ये ई हो गया। क्लियर है, एटॉमिक नंबर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर ये देखो, ये इतने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं अगर एक एक लाइन पढ़ के अगर आपको बताती ना तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता बच्चों, आपका भी पूरा वीडियो देखने में टाइम चला जाता है, आप पढ़ेंगे कब। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे। अब मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगी जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ढूंढ रहे होंगे, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैं यूनिट 1 से यूनिट 8 तक का 1 शॉर्ट वीडियो भी है, मतलब उसमें आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बाय 1 सेपरेट यूनिट वाइज मैं आपको बताई हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का तो कंप्लीट हो गया, अब बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का इसी तरीके से कंप्लीट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो नीचे कमेंट पे जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।